साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान के संबंध में। तो यह अभियान क्या है और क्यों चलाया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान प्रारंभ किया है। तो पहली चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि यह किसके द्वारा चलाया गया है। तो नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और मेन उद्देश्य इसका यह है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कोविड-19 की महामारी से किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, यह इस वजह से अभियान प्रारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनकी जो देखभाल करने वाले या उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनमें ये जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार से उनकी देखरेख करनी है और या किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य का देखभाल रखना है या किस प्रकार से जीवन शैली को बदलना है कि वो कोविड-19 की महामारी से बचे रहें। क्योंकि कोविड-19 की महामारी के लिए ये जो सेक्शन है, मतलब वरिष्ठ नागरिकों का जो सेक्शन है या वर्ग है, यह सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 25 आकांक्षी जिलों या स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह देखा जाए कि अभी भी पूरे देश में लागू नहीं है, बल्कि जो 25 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हैं या आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं पर भी ये भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। तथा यहाँ पर हमने बात की आकांक्षी जिलों की या स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि सन 2018 में नीति आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम या स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यह प्रोग्राम चलाया क्यों गया था? तो यह प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था कि देश के ऐसे ज़िले जहाँ पर सामाजिक आर्थिक पैरामीटर पे वो देखा जाए तो वो अन्य ज़िलों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हुए थे, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में वो काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो उनको इन पैरामीटर पर आगे बढ़ाने के लिए या उनका समुचित विकास करने के लिए किन किन चीज़ों पर वहाँ ध्यान देना है, इस चीज़ के तहत यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो इस जो आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम था, इसके तहत यही किया जाता था कि प्रत्येक ज़िले में, अलग अलग ज़िले में वहाँ पर ऐसे चीज़ों को चिन्हित किया जाता था या ऐसे विषयों को चिन्हित किया जाना था कि किन चीज़ों पर ध्यान देने से उनमें वहाँ पर तेज़ी से सुधार देखने को मिले। तथा इसी के मद्देनज़र क्या किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें इन आकांक्षी जिलों या स्पेशल डिस्ट्रिक्ट को विभिन्न पैरामीटर पर रैंक प्रदान की जाती है, जिससे कि उनमें एक कंपटीशन की भावना आए और वो बेहतर करने का प्रयास करें। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। यह जो अभियान है दादा दादी नाना नानी अभियान, तो यह अभियान जो है वरिष्ठ नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुंच, कोविड-19 के लक्षणों की शुरुआती पहचान एवं ट्रैकिंग पर केंद्रित है। मतलब इन सब चीज़ के बारे में जागरूक करने का कार्य करती है। तथा यदि पीरामल फाउंडेशन की बात करें तो यह पीरामल समूह जो एक कह सकते हैं व्यावसायिक समूह या उद्योगों इंडस्ट्रियल समूह है, उसकी एक लोकोपकारी शाखा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आर्कटिका एम के बारे में। तो आर्कटिका एम क्या है? तो याद रखिएगा यह एक उपग्रह है। हाल ही में रूस की लोवोस्किन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने जानकारी दी कि रूस 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। तो याद रखिएगा यह आर्कटिक एम जो उपग्रह है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो रशिया के द्वारा। और किस लिए? तो आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए। तथा इस उपग्रह को फ्रीगेट बूस्टर के साथ सोयूज 2.1 बी रॉकेट का उपयोग करके इसको लॉन्च किया जाएगा। तथा यहाँ एक चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा कि 2020 के अंत में पहला लॉन्च किया जाएगा, जबकि जो इसका दूसरा आर्कटिक एम जो है वो उपग्रह वर्ष 2023 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको लॉन्च करने का महत्व क्या है? तो महत्व को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग रशिया का जो बाउंड्री है उसको देख लें। तो रूस का उत्तरी जो क्षेत्र है वो आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है।
और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हुए रूस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, मौसमी और जलवायु दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो अब ये जो आपका आर्कटिक एम उपग्रह है यह एक रिमोट सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह है। यह करेगा क्या है? यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने में मदद करेगा और इस डेटा की मदद से जो मौसम वैज्ञानी हैं तो मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता तथा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी। और इन चीज़ों की मदद से क्या करेगा? रशिया जो वहाँ से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से आसानी से निपट सकेगा। आगे चलते हैं। अगला है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो प्रश्न उठता है यह चर्चा में क्यों आया, या कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट, एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है 2020 में वैश्विक स्तर पर टीबी से होने वाली मौतों पर कोविड-19 महामारी का पूर्व निर्धारित प्रभाव। तो इस पेपर को, जिसका शीर्षक यह है, इसको WHO के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें है क्या? तो इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि कोविड-19 के मद्देनज़र जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है इसके कारण भारत में नए टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के मामलों की जो साप्ताहिक पहचान है उसमें लगभग 75% की कमी आई है। कमी क्यों आई है? क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन की वजह से क्या है कि अधिकतर जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, या हॉस्पिटल में क्या है कि जो स्टाफ है या जो डॉक्टर है उनको जांच करने वाले वही नहीं है, या उनकी ड्यूटी कोविड-19 के लिए लगा दी गई। तो इस प्रकार से क्या है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो पहचान करने का या जो इनके टेस्ट करने की जो प्रोसेस चल रही थी वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, और इस वजह से इनके मामलों में 75% की गिरावट दर्ज की गई है। इसको इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि जहां पहले दर्ज किए गए मामलों की संख्या औसतन 45,875 साप्ताहिक थी जब लॉकडाउन नहीं लगा था, वहीं लॉकडाउन के दौरान जो औसत संख्या जो हो गई वो 75% गिर करके 11,367 मरीज जो हैं ये साप्ताहिक हो गए। मतलब इतनी ही नए मामले आए हैं। और ये आंकड़े सरकारी हैं। कैसे? क्योंकि ये आंकड़े जो हैं देश भर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए एक पोर्टल निश्चय, इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, निश्चय पोर्टल पर दर्ज किए गए टीबी के मामलों पर आधारित है। अब थोड़ा सा हम लोग यह जो संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम है इसको देखें, तो जिसको शॉर्ट में RNTCP कहते हैं, जो इसका इंग्लिश नाम है उसको शॉर्ट में करेंगे तो RNTCP हो जाएगा। तो यह RNTCP को 26 मार्च 1997 को डॉट्स प्रणाली के साथ शुरू किया गया था। तो इसका डेट याद रखिए। कई बार क्या होता है कि विभिन्न कार्यक्रमों को क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है कि इसमें कौन पहले कौन से बाद में, तो इसलिए क्रम थोड़ा सा डेट याद रखिएगा। तो 26 मार्च 1997, तो ये इतना याद रखिएगा, इसको मार्च 97 में प्रारंभ किया गया था। अब हमने कहा कि इसको डॉट प्रणाली के साथ शुरू किया गया। तो डॉट प्रणाली क्या है? तो देखिए इसको थोड़ा समझें। तो होता क्या है कि जो टीबी के मरीज होते हैं या टीबी के जो पेशेंट हैं, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज होता है, परंतु इसका जो कोर्स है इसके इलाज का वो 6 से लेकर के 8 मंथ तक का कोर्स होता है। और होता क्या है कि इस कोर्स के दौरान जब मरीज़ को दवा दी जाती है तो शुरू में उसमें सुधार होने लगता है। तो जब सुधार उसको दिखाई पड़ने लगता है तो क्या करता है कि वो लापरवाह हो जाता है और दवाई लेना बंद कर देता है। जब मरीज़ दवाई लेना बंद कर देगा, पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करता है, तो उसमें टीबी के बैक्टीरिया का दोबारा से वापस आने का खतरा पूरा रहता है, और जब दोबारा आएगा तो वह ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये जो समस्या आ रही थी, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए डॉट्स प्रणाली लाई गई। अब डॉट्स प्रणाली में क्या होता है कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनको स्वास्थ्यकर्मी या जो डॉट कर्मी होते हैं, इनके देख रेख में या इनके निरीक्षण में इनका जो दवाई का कोर्स होता है ये पूरा कराया जाता है कि और लगातार इन पे निगरानी रखी जाती है जिससे कि ये कोई लापरवाही ना बरतें और जल्द से जल्द ये सही हो सकें। तो इसलिए डॉट प्रणाली लाई जाती है, डॉट्स प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम देश के लिए अच्छा रहा है। मतलब इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। इसमें इलाज का औसत
85% रहा है, और जो मृत्यु दर है वो घट करके 5% से भी कम हो गई है। अब इस पोर्टल के बारे में बात करें तो निश्चय पोर्टल यह एक वेब आधारित पोर्टल है जिसका उपयोग प्राधिकारी अर्थात जो अधिकारी वर्ग हैं वो RNTCP संशोधित राष्ट्रीय जो आपका टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है इससे जुड़े फंड, उपचार के परिणाम और स्वास्थ्य प्रदाताओं को ट्रैक करने के लिए करते हैं। मतलब कितना फंड आया है या कितने लोगों को उपचार किया गया, कितने नए मरीज आए, ये सब सारी चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इसी पोर्टल से जो आंकड़ा आया है कि 75% गिरावट आई है वो इसी पोर्टल के माध्यम से देखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा ये तपेदिक या टीबी जो बीमारी है इसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस या इसको क्षय रोग भी कहते हैं। तो इस रोग के बारे में देख लें तो इस रोग को क्षय रोग या राजक्षमा के नाम से भी जाना जाता है, और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक एवं घातक रोग है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, यह बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरी चीज़, यह संक्रामक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, और किस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है तो इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और सामान्य तौर पर यह जो है केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है। मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो अंग होता है व्यक्ति का वो फेफड़ा होता है, परंतु ऐसा नहीं कि केवल फेफड़ा है, कई बार क्या होता है यह मानव शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है, पर मेनली किसको प्रभावित करती है, फेफड़े को ही प्रभावित करती है। अब थोड़ी सी कुछ और चीज़ें एडिशनल जानकारी देख लें तो जो भारत का लक्ष्य है मतलब टीबी को ख़त्म करने का वो कब तक है, 2025 तक है। भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी के इरेडिकेशन या टीबी के उन्मूलन का है कि हम देश में टीबी को ख़त्म कर देंगे। और यह जो लक्ष्य है वो जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके तहत 2030 तक टीबी को ख़त्म करना, मतलब वैश्विक लक्ष्य जो है वो 2030 तक टीबी को ख़त्म करना, जबकि भारत ने जो लक्ष्य अपना निर्धारित किया वो 2025 तक, मतलब 5 वर्ष पहले ही, वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है या हमें वहाँ तक पहुँचना है। तथा जो विश्व टीबी दिवस है या विश्व तपेदिक दिवस या प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो इस बार भी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया, और इस बार 2020 की जो थीम रही है वो क्या रही है, इट्स टाइम। तो थीम याद रखिएगा और किस तारीख को यह मनाया जाता है, तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, और इसकी जो 2020 की जो थीम रही है वो इट्स टाइम रही है। आगे चलते हैं, आगे है विष्णु सेदरा पर्व के बारे में। तो विष्णु सेदरा पर्व क्या है, तो हुआ यह है कि झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य के वन अधिकारियों ने बताया कि पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु सेंदरा पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया, झारखंड में नहीं किया गया है। तथा ये जो विष्णु सेंदरा पर्व है यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। मतलब यह इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और ये इन राज्यों में रहने वाले आदिवासी क्या करते हैं, इस पर्व के अवसर पर जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये शिकार उत्सव है। इस बार क्या हुआ, इस बार चूँकि कोविड-19 की महामारी चल रही है और लॉकडाउन लगा हुआ, इसलिए किसी को बाहर जाने से मना ही है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो आदिवासी हैं वो जंगल नहीं जा सके और उन्होंने वो शिकार नहीं कर सके। तो इस वर्ष आदिवासियों ने अपने घरों में ही रह करके सदियों पुराने इस पर्व का जश्न मनाया, क्योंकि कोविड-19 के कारण झारखंड राज्य में लॉकडाउन है। तो याद रखिएगा इस पर्व के बारे में, विष्णु सेंदरा पर्व यह जनजातीय पर्व है, और दूसरी चीज़ यह एक शिकार उत्सव, और कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। आगे हम लोग इस दलमा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर लें तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य या झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। तो याद रखिएगा दलमा क्या है, पहाड़ियाँ हैं, इसी पहाड़ी के नाम पर इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम भी दलमा वन्यजीव अभयारण्य है। तो कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। इस वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो है वर्ष 1975 में संजय गांधी के द्वारा किया गया था, तथा इस अभयारण्य के प्राकृतिक प्रवास में भारतीय हाथी, भौंकने वाले हिरन, स्लोथ बियर एवं साहिल जैसे जंगली जानवर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तथा इस अभयारण्य की दलमा पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, जहां शिवरात्रि के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, और यह मंदिर जो है ये पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा झारखंड के जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य होगा, इसके अलावा यहाँ पर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग,
पारसनाथ, पलामू और तोप चंची। क्या नाम है इसका, लिख दे रहा हूँ, तोप चंची। तो ये सब क्या हैं, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और तोप चंची वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा यहाँ पर एक राष्ट्रीय एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व भी है और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेतला। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला। आगे चलते हैं एनसेफ मास्क के बारे में। तो यह जो मास्क है इसको दिल्ली की IIT की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशन। इस कंपनी के द्वारा, इस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा इस मास्क को तैयार किया गया है। यह जो मास्क है यह एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क है। मतलब जितने भी प्रकार की वायरस या बैक्टीरिया जो माइक्रोबियल हैं या फंगस है उनसे ये सुरक्षा करता है। और इसके अलावा यह वॉशेबल है, इसको अर्थात धो सकते हैं। तथा यह जो मास्क है यह ट्रिपल लेयर, मतलब इसे 3 लेयर हैं। अब ये 3 लेयर कैसे कैसे हैं, तो इसमें जो अंदर का हिस्सा है, मतलब जो मुंह से सटा होगा, वो अंदर के हिस्से में हाइड्रोफिलिक परत है। तो यह कंफर्ट के लिए, मतलब यह चेहरे को एक तरीके से सुविधा प्रदान करता है। दूसरा जो बीच वाला है, पहला तो ये हो गया। दूसरी जो लेयर है वो बीच वाले हिस्से में रोगाणु विरोधी या रोगाणु रोधी गतिविधि रोकने के लिए एक सीट लगाई गई। ये सीट क्या करेगा, जो भी माइक्रोबियल होंगे उनको ये रोकने का कार्य करता है। तीसरा क्या है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ये सबसे ऊपरी परत पानी और तेल रोधी बनाई गई है। तथा यह जो मास्क है, यह इसकी जो क्षमता है वो 99.2% एफिशिएंसी है। मतलब ये 99.2% बैक्टीरिया को या जो माइक्रोबियल होते हैं उनको रोकने में समर्थ है। तथा इस मास्क को क्या है, वॉशेबल है, तो इस मास्क को 50 बार तक धोकर दोबारा यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ताइवान और विश्व स्वास्थ्य असेंबली के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि ताइवान ने कोविड-19 महामारी से निपटने में उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। चूँकि चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो ताइवान हुआ था, परंतु ताइवान ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया कोविड-19 से लड़ने में और काफ़ी हद तक इसने अपने यहाँ पर इसको कंट्रोल किया है। इसलिए मांग की जा रही है ताइवान के द्वारा भी और अन्य देशों तथा विशेषज्ञों के द्वारा भी यह मांग की जा रही है कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सदस्य बनाया जाए, जिससे कि ताइवान के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं उनसे अन्य देश भी सीख सकें और वो जो उनके यहाँ के जो रिसर्च हुए हैं या उनकी जो जानकारी उससे पूरा विश्व अवगत हो सके। परंतु चीन के दबाव में ताइवान को इसका सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इस असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात कर लें, जिसको शॉर्ट में हम लोग WHA कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO कहते हैं, इसको WHA कहते हैं। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सर्वोच्च निर्णय निर्धारक अंग है, अर्थात डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 194 सदस्य देशों के, जो WHO के 194 सदस्य हैं, तो 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। तथा इसकी जो WHA अर्थात विश्व स्वास्थ्य ये जो असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो कब की गई थी, 24 जुलाई 1948 को इसकी बैठक की गई थी। तो इस प्रकार से यह क्या है, WHO की एक गवर्निंग बॉडी है। और यदि इसके कार्य की बात करें तो यह डायरेक्टर जनरल को चयनित करती है, उसको सेलेक्ट करती है, लक्ष्य निर्धारित करती है कि WHO का लक्ष्य क्या होगा, प्राथमिकताएं तय करती है, साथ ही WHO के बजट और क्रियाकलापों अर्थात जो उसके एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन होते हैं उनको अनुमोदन या अप्रूवल देने का कार्य भी इस गवर्निंग बॉडी या इस परिषद के द्वारा किया जाता है। तथा यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तथा प्रत्येक वर्ष मई के महीने में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो प्रतिनिधि होते हैं उस सदस्य वो बैठक करते हैं, मतलब मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के जो डिसीजन होते हैं, जो ऊपर हमने यहाँ कार्य बात किए कि जो इसके कार्य हैं, इन कार्यों के संबंध में इनके द्वारा निर्णय किया जाता है। तथा जो वर्तमान में WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं इस समय, इनका नाम है टेड्रोस अथानोम। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, टेड्रोस अथानोम। ये जो हैं टेड्रोस अथानोम, ये इथोपिया के व्यक्ति हैं। ये इथोपिया के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और
ये वहाँ के विदेश मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण की अनुमति दे दी है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से यह संशय था कि हो सकता है कि रथ के निर्माण की अनुमति ना मिले, परंतु सरकार के द्वारा या वहाँ का जो प्रशासन है उसके द्वारा रथ निर्माण की अनुमति दे दी गई है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उस रथ यात्रा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो यह रथ यात्रा, इसका आयोजन जो है उड़ीसा के पुरी में, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उससे यह रथ यात्रा संबंधित है और यह भारत का सबसे पुराना रथ यात्रा माना जाता है। और इस रथ यात्रा का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में किया गया है। अब हम लोग इस जगन्नाथ मंदिर की बात कर लेते हैं जिससे संबंधित यह रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव के द्वारा कराया गया था। और यह जो मंदिर है वह कलिंग वास्तु शैली में या कलिंग शैली में निर्मित किया गया। कलिंग शैली जो है यह आपका नागर शैली का ही एक उप शैली है तथा इस मंदिर को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यमनिका तीर्थ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो यम देव हैं, यम जिनको मृत्यु का देवता माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यम की जो शक्ति है यहाँ आकर के इस मंदिर पर उनकी शक्ति जो होती है नील हो जाती है, मतलब क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसका नाम, एक नाम यमनिका तीर्थ भी है। और इसको सफ़ेद पैगोडा अर्थात वाइट पैगोडा भी कहते हैं, जबकि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो जगन्नाथ मंदिर है उसे सफ़ेद पैगोडा कहते हैं, वाइट पैगोडा, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तथा हिंदू धर्म के जो 4 धाम बताए गए हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, तो उसमें ये भी एक है, पुरी का जो धाम है वो इसमें शामिल है। आगे देखें इसमें, तो इस मंदिर में 4 द्वार हैं। कौन कौन से? पूर्व दिशा में सिंह द्वार है, दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है, पश्चिम में व्याघ्र द्वार है और उत्तर में हस्त द्वार है। तथा जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर प्रवेश द्वार पर अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थापित किया गया है, स्थापित है। ये जो अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ है ये मूलतः कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित था, वर्तमान में अभी यहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आयुष संजीवनी ऐप के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयुष संजीवनी ऐप के बारे में। तो आयुष संजीवनी ऐप को आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह इसको विकसित क्यों किया गया? तो यह जो है यह कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या अर्थात लोगों के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा बनाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मतलब यह क्या है, लोगों के मध्य लोगों का डेटा कलेक्ट करेगा इस संदर्भ में कि जो आयुष मंत्रालय की जो चिकित्सा प्रणालियां हैं या उनके द्वारा जो सुझाए गए चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा प्रभावी रही हैं लोगों के मध्य में, मतलब उनका कितना कारगर साबित हुई हैं और उनकी लोगों के मध्य में स्वीकृति क्या है। तो इन सब के संबंध में इस ऐप के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तथा अब यदि हम दो आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने हैं उन अध्ययनों को देख लेते हैं। कौन कौन से अध्ययन होने हैं? तो पहला जो है वह अध्ययन है रोग निरोधक के रूप में और कोविड-19 के मानक उपचार में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिकी अनुसंधान अध्ययन के संबंध में। तो यह जो अध्ययन है यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के तकनीकी सहयोग से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के माध्यम से आयुष मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह संयुक्त पहल है। मतलब इनके द्वारा मिल करके इस टॉपिक पे अध्ययन किया जाएगा। और जो दूसरा अध्ययन होना है वह है उच्च जोखिम वाली आबादी में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुष आधारित रोग प्रतिरोधी प्रभावों पर पारंपरिक अध्ययन के संबंध में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।